हेलो फ्रेंड। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी वाले सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस वीडियो में जो आज का पेपर है वो है हमारा एकदम करंट का पेपर। इसकी एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2020 को हुई थी। पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है। तो पॉलिटिकल साइंस में जो भी 30 क्वेश्चन आए थे मनोविज्ञान के, वो हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए और एक तरीके से ये लीजिए कि आपकी अगर आज ही एग्ज़ाम होती है तो आपको साइकोलॉजी में कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं और कौन सा टॉपिक आपके एकदम क्लियर है और कौन सा और पढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, आज हम राजनीतिक विज्ञान का पेपर है वो सोल्व करते हैं। साइकोलॉजी के सिर्फ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और ये पेपर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लगभग जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 जनरल डिपार्टमेंट वाली एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे वो पेपर भी देखे हैं जो 18 पेपर के मैंने साइकोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व कराए थे, तो आप देखेंगे तो उसमें से लगभग 15 या 16%, लगभग 50 से 60% एज इट इज क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं। आप देखना लास्ट तक 30 क्वेश्चन आप देखोगे तो आप वास्तव में ये कहोगे कि हाँ, लगभग मैटर है वो वही पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन आते हैं, वही लैंग्वेज आती है। कुछ एक दो क्वेश्चन है वो नए हैं। उत्तर देने में एकदम मतलब ये कहूँ कि उत्तर एकदम ध्यानपूर्वक दिए गए हैं। आंसर मेरी तरफ से मैंने यही सोचे हैं, समझे हैं कि यही होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन में तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका उचित समय मिलते ही उचित समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, 56 नंबर का क्वेश्चन है, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण एवं सामंजस्य पूर्ण कार्य करते रहना ही मानसिक स्वास्थ्य है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अब दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करें तो दो ही परीक्षा में मतलब आती है परिभाषा। एक तो आती है हेडफील्ड की, जो तो ये दे रखी है, एक आती है लाडेल की। तो लाडेल में क्या है? लाडेल में है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वो सामाजिक वातावरण में जीना पसंद करता है। सामाजिक वातावरण में जीना पसंद करता है वो तो है लाडेल की। ये दो ही परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है मानसिक स्वास्थ्य वाले टॉपिक में। एक जो आप देख रहे हैं कि संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण एवं सामंजस्य पूर्ण कार्य करते रहना ही मानसिक स्वास्थ्य है, ये परिभाषा तो है हेडफील्ड की। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट है। और एक और आती है मानसिक स्वास्थ्य की हम परिभाषा दूसरी बात करें तो सामाजिक वातावरण में जीना पसंद करता है। कीवर्ड है मतलब सामाजिक वातावरण में, और ये है लाडेल की। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, हेडफील्ड। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सूचना प्रदान करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले संप्रेषण कौशलों का सही संयोजन चुनें। तो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पढ़ना और सुनना, बोलना और लिखना, सुनना और लिखना, और बोलना और पढ़ना। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि सूचना प्रदान करनी है तो मतलब सूचना किसी को देनी है, तो हम कैसे दे सकते हैं? या तो बोल के दे सकते हैं या फिर लिख के दे सकते हैं। तो बोलना और लिखना, ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सूचना प्रदान करने की बात हो रही है। सूचना प्रदान है वो हम बोल के या फिर लिख के, दो ही तरीके हैं जिसके माध्यम से हम सूचना है वो दे सकते हैं। जैसे आप अभी हम बात कर रहे हैं कि मैं आपको मान लीजिए ये सूचना दे रहा हूँ, तो कैसे दे रहा हूँ? या तो बोल के दे रहा हूँ, बोल के तो दे रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है तो आप सूचना ग्रहण करते हैं सुनने से, या तो पढ़कर या फिर सुनकर। ये तो है सूचना ग्रहण करने का मतलब। और यहाँ पे है सूचना प्रदान करना, तो सूचना प्रदान हो जाएगा कि बोलकर दे सकते हैं सूचना हम, या फिर लिख के भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों साइकोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 वो साइकोलॉजी से संबंधित नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अग्रिम संगठन प्रतिमान का आधार है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार, मैं ये कहूँ कि फर्स्ट ग्रेड का फेवरेट क्वेश्चन कोई है तो वह है अग्रिम संगठन प्रतिमान। लगभग तो आता है, इसका प्रवर्तक कौन है? तो आशुबेल है। और ये किसके ऊपर आधारित है? तो ये शाब्दिक अधिगम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, शाब्दिक अधिगम पर आधारित है। अग्रिम संगठन प्रतिमान का आधार है शाब्दिक अधिगम, और इसके प्रवर्तक हैं वो डेविड आशुबेल। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की आगे आने वाले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं कि बहुत जल्द जैसे ही करंट जो फर्स्ट ग्रेड है इसकी ज्वाइनिंग होगी, इसके तुरंत बाद 1 महीने के भीतर भीतर वो नई नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नई लगभग 5,000 पदों पर, लगभग 5,000 पदों पर भर्ती है वो नई होने वाली है दोस्तों। लगभग मार्च या अप्रैल में आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। इसके साथ ही सेकंड ग्रेड की भी 9,000 पदों पर भर्ती है वो बहुत जल्द आ रही है दोस्तों। हो सकता है लास्ट टाइम जैसे तीनों साथ में आई थी, रीट वाली और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उसी प्रकार आपको आगे आने वाले टाइम में तीनों एग्जाम वो लगातार देखने को मिलेंगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की तो डेट आ चुकी है 25 अप्रैल, और आगे आने वाले टाइम में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी निश्चित रूप से घोषणा हो जाएगी बजट के अंदर। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 60 है, शिक्षण प्रतिमान में केंद्र बिंदु संदर्भित है। तो केंद्र बिंदु की बात कर रहा है कि शिक्षण प्रतिमान में केंद्र बिंदु किस चीज़ में है? तो प्रतिमान के विवरण से, प्रतिमान की अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया से,
प्रतिमान के मूल्यांकन से और प्रतिमान के उद्देश्य या लक्ष्य से। तो दोस्तों केंद्र बिंदु होता है हमेशा उद्देश्य से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रतिमान के उद्देश्य से। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, मैकडूगल वाला तो हर बार एग्जाम में आता है, रेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैकडूगल ने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति और संवेग बताए थे, इसमें कौन सा गलत कथन है ये बात इसमें पूछी है कि गलत युग्म कौन सा है। निर्वृत्ति गणना से संबंधित है, बिल्कुल राइट है। युयुत्सा करुणा, दोस्तों ये ही गलत आता है लगभग। युयुत्सा वाला क्रोध से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर मतलब 2 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। युयुत्सा का संबंध है वो क्रोध संवेग से है। एक आता है भय वाला, हाँ ये ऑप्शन नंबर 4 है, एक ही है। ये दो में ही कन्फ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा कि प्लायन भय से संबंधित है और युयुत्सा का संबंध है वो क्रोध से है। इसके अलावा हम अनुमान से कर सकते हैं, लेकिन ये दो हैं आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपका क्वेश्चन वो रीट के अंदर भी गलत ना हो। तो दोस्तों इसका 61 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, युयुत्सा का संबंध है वो करुणा से न होकर क्रोध से होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पुरुष या महिला सेक्स हार्मोन का उत्पादन किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? गल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, पोष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और उपवृक्क या एड्रिनलिन ग्रंथि। तो दोस्तों यहाँ पे पुरुष या महिला सेक्स हार्मोन का उत्पादन किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में हम देखें तो सबसे राइट है ऑप्शन नंबर 2, पिट्यूटरी ग्रंथि या पोष ग्रंथि। ये मतलब मास्टर ग्रंथि कहते हैं हम इसको, मास्टर ग्रंथि। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर ये हेडमास्टर का कार्य करती है। इसका काम ही ये होता है कौन सी ग्रंथि सही ढंग से काम नहीं कर रही है, कौन सी को क्या काम करना है क्या नहीं करना है, तो ये हेडमास्टर होती है, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि भी यही होती है दोस्तों, सबसे छोटी ग्रंथि होती है और ये दिमाग के अंदर पाई जाती है, सिर के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेयर एवं श्लोव के अनुसार कौन सा क्षेत्र संवेगात्मक बुद्धि का नहीं है? तो दोस्तों आप सबको पता होगी कि सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि का मेयर और स्लोवे ने ही प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या नहीं बताया, कौन सा क्षेत्र है वो नहीं बताया था। कौन सा क्षेत्र नहीं बताया था? भावनाओं को विचारों में एकीकृत करना, भावनाओं को दमित करना, भावनाओं को प्रबंधित करना और भावनाओं को अनुभव करना। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा भावनाओं को दमित करना। भावनाओं को दमित कर दोगे तो संवेगात्मक बुद्धि होगी ही नहीं दोस्तों। भावनाओं से ही तो संवेगात्मक बुद्धि का विकास होता है सबसे ज़्यादा, तो भावनाओं को दमित करना ये संवेगात्मक बुद्धि का नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। तो लगभग दोस्तों ये कहेंगे 30 में से 10-12 क्वेश्चन तो आपके एकदम जीके के बेस पर आधारित है कि आपका दिमाग है वो कैसा काम कर रहा है। अगर आप पॉजिटिव तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते 30 में से, तो 10-12 क्वेश्चन आपका बिना पढ़े हुए भी सोल्व हो जाते। और कुछ क्वेश्चन है वो हार्ड भी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन है वो इजी भी हैं। औसत हम इस साइकोलॉजी के जो 30% है उसको औसत हम कह सकते हैं आराम से कि ठीक ठाक पर्सन थे। ज़्यादा कोई हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा कोई इजी भी नहीं था, लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अधिगम में अपनी गति होती है, अधिगम वो अभिप्रेरणा प्रभावित करती है, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है और अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है और लगभग जो भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें असत्य कथन एक ही आता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 वाला कि परिपक्वता द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम है। तो दोस्तों इसको हम अधिगम नहीं कहते हैं। परिपक्वता द्वारा जो भी व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अधिगम की अपनी गति होती है, कोई धीरे सीखता है कोई तेज सीखता है, तो ये तो हमारी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि अधिगम हम अपनी गति से होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अधिगम को अभिप्रेरणा प्रभावित करती है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही, अभिप्रेरणा ही अधिगम को प्रभावित करती है सबसे ज़्यादा। जितनी ज़्यादा प्रेरणा होगी अभिप्रेरणा होगी उतना ही ज़्यादा अधिगम होगा। तो यहाँ पे हम गलत कथन की बात करें तो असत्य है, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये बात बिल्कुल गलत है। और हर क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई आगे भी क्वेश्चन आएगा तो असत्य बात है वो यही लिखी हुई होगी। आप देख लेना पिछले 5-10 सालों में जो भी क्वेश्चन आए हैं अधिगम में असत्य कथन वाले, तो उसमें लगभग यही कथन आपको असत्य मिलता है। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की। एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार शिक्षक द्वारा कक्षा में दिखाए गए प्रयोग को देखकर किशोर विद्यार्थी किस प्रकार के अनुभव प्राप्त करेंगे? प्रदर्शन अनुभव, दृश्यात्मक अनुभव, नाटकीय अनुभव और वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। तो दोस्तों अनुभव शंकु के अनुसार शिक्षक द्वारा कक्षा में दिखाए गए प्रयोग को देखकर किशोर किस प्रकार का अनुभव प्राप्त करेंगे? तो वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। क्योंकि कोई चीज़ है वो आप दिखा सकते हैं कक्षा के अंदर, तो ये वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अब आता है अगला क्वेश्चन। कक्षा संप्रेषण में निम्नलिखित में से किस एक को टाला जाना चाहिए? पूर्वाग्रह, प्रतिपुष्टि, स्पष्ट उच्चारण और अंतःक्रियाएं। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
कक्षा संप्रेषण में निम्नलिखित में से किस एक को टाला जाना चाहिए? तो पूर्वाग्रह है। मतलब हम जो एक शिक्षक होता है या फिर कोई भी मान लीजिए, वो पूर्वाग्रह का मतलब ये है कि हम अनुमान लगा लेते हैं क्या इसको तो नहीं आएगा, ये पूर्वाग्रह होता है, या ये काम है वो इस स्टूडेंट से बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सब कक्षा संप्रेषण में इस बात को है वो टाला जाना चाहिए कि हम किसी के प्रति ये ना सोचें कि ये नहीं कर सकता या फिर इस काम को यही कर सकता है, कक्षा में 90% है वो यही बालक ला सकता है, या पहला स्थान यही ले सकता है, या नौकरी यही लग सकता है। ये सब पूर्वाग्रह होते हैं, तो ये पूर्वाग्रह को टाला जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी काम है वो कर सकता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए? अनुशासन बनाए रखना, उपयुक्त कक्षा अंतःक्रिया, चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। तो कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? नहीं करना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखें। अगर आपको हाँ या नहीं दिखेगा एग्जाम में, तो फिर आपका क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। तो कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए? चयनित विद्यार्थियों से ही प्रश्न पूछना, मतलब अपने दिमाग के अंदर फीड रखना कि हाँ, इससे अगर कोई प्रश्न पूछना है तो सिर्फ उत्तर वो 2 बालक ही जानते हैं, उन 2 से ही पूछना। ये सब बातें वो कक्षा में शिक्षक को नहीं करनी चाहिए। किसी भी चयन नहीं करना चाहिए, मतलब स्टूडेंट में चयन बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हाँ, हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम इस स्टूडेंट से ही पूछेंगे, ये बात है कक्षा में नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना ये नहीं करना चाहिए। फिर आता है दोस्तों ट्रांसपेरेंसीज और स्लाइड। उदाहरण है हार्डवेयर के, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के, इनमें से कोई नहीं, और सॉफ्टवेयर के। तो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी और स्लाइड सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, कोमल उपागम के। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, पूर्व अनुभवों का सिद्धांत, निष्क्रियता का सिद्धांत और वास्तविक जीवन से सहसंबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों मैं तभी पेपर शुरू करने से पहले आपको कह रहा था कि 10-12 क्वेश्चन तो आप कॉमन नॉलेज से कर सकते थे। आपका मतलब थोड़ा बहुत भी काम करे दिमाग तो आप आराम से क्वेश्चन वो सोल्व कर लेंगे। उसी में ये क्वेश्चन आता है। तो एक शिक्षण अधिगम का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि निष्क्रियता का सिद्धांत है। ये तो नेगेटिव बात होगी, तो नेगेटिव तो आपको साइकोलॉजी में सोचना ही नहीं है, आपको हर उत्तर पॉजिटिविटी के साथ देना। तो आप लगभग 50% पेपर तो वहीं पे सोल्व कर लोगे। आप चाहे आपको कुछ नहीं आ रहा हो फिर भी 50% पेपर है वो आराम से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट तो बहुत कम पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत है वो किसने दिया। ऐसा क्वेश्चन तो शायद 1-2 ही मिले हैं। लगभग आप जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है कि आप आराम से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। जैसे मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ा होना, मतलब ये क्वेश्चन है ऊपर वाला ट्रांसपेरेंसी वाला, ये तो आप पढ़ोगे तभी सही कर पाओगे। लेकिन लगभग ये क्वेश्चन है, ये तो सामान्य नॉलेज का है कि लगभग शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत कौन सा नहीं है? निष्क्रियता का सिद्धांत है, वो काम में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, एक काल अनुक्रमिक क्रम में विषय वस्तु को पढ़ाने हेतु किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाना चाहिए? समय चार्ट, प्रवाह चार्ट, चित्रमय चार्ट और वृक्ष चार्ट। तो दोस्तों ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आराम से आप सही कर सकते हैं, विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करना चाहिए? तो आपको पहले ही दे रहा है काल अनुक्रमिक, तो यहाँ पे समय चार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 1 70 के क्वेश्चन में ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, किशोरों के भीतर दमित संवेगों को बाहर अभिव्यक्त करने की विधि कहलाती है? सांवेगिक विरेचन, विस्थापन, दमन, शोधन। तो दोस्तों ये देखिए अब यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में हिंट मिल रहा है। अगर आपका मान लीजिए थोड़ा वही पढ़ा हुआ है और ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं पड़ी हुई, तो भी आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, क्योंकि आप सबको पता है नीचे वाले 3 चीज़ें हैं, विस्थापन है, दमन है, शोधन है, ये तो संयोजन के अप्रत्यक्ष उपाय हैं। लेकिन सांवेगिक विरेचन है वो दमित संवेगों को बाहर अभिव्यक्त करने की एक विधि कहलाती है। तो अपने आप है वो सांवेगिक विरेचन हो जाएगा। 71 के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट है कि किशोरों के भीतर दमित संवेगों को बाहर अभिव्यक्त करने की विधि कहलाती है सांवेगिक विरेचन। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेष किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? संवेगात्मक नियंत्रण, दिव्यासोपन, समायोजन की कमी और भूमिका संभ्रांति। तो दोस्तों भूमिका संभ्रांति ये चीज़ होती है कि जैसे किशोर है वो ये सोचने लगता है लगभग 12-13 वर्ष के आयु में, यार मैं क्या काम करूँगा, कौन सी नौकरी लगूंगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ये काम करूँगा तो इतनी कमाई हो जाएगी, ये करूँगा तो ये कर लूँगा। मतलब बहुत सारे सपन भी देखता है बहुत सारे। तो ये तो हो गए दिव्या सपन भी विशेषता होती है। भूमिका संभ्रांति भी होती है कि यार मैं फौज में जाऊँ या टीचर बनूँ या मैं वैज्ञानिक बनूँ या फिर इंजीनियर बनूँ। बहुत सारी समस्याएं किशोरावस्था में होती हैं, तो ये होती है भूमिका संभ्रांति। संयोजन की कमी बिल्कुल पाई जाती है, लेकिन संवेगों का नियंत्रण है वो किशोरावस्था में नहीं होता है। दोस्तों किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? संवेगात्मक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। संवेगात्मक नियंत्रण किशोरावस्था की विशेषता नहीं होती है। संवेग तो सबसे ज़्यादा अस्थिर होते हैं, आप सबको पता होगा संवेग तो सबसे ज़्यादा अस्थिर होते हैं किशोरावस्था में।
फिर आता है अगला क्वेश्चन, विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों इंक्वायरी मॉडल है, इंक्वायरी मॉडल आप सबको पता है कि जोसेफ जे स्क्वाब है। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे आपको पढ़ोगे तभी याद होगा, ऐसा क्वेश्चन ये मान सकते हैं। इसमें आप पढ़ना ही पड़ेगा, आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे हम बात करें अग्रिम संगठन प्रतिमान डेविड आशुबेल का था, और यहाँ पे जोसेफ जे स्क्वाब का है विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है, जोसेफ जे स्क्वाब। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार कौन सी उन्मुखता किशोरावस्था से संबंधित है? तो दोस्तों किशोरावस्था से कौन सी संबंधित है? तो आप सबको पता है कि सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध है वो किशोरावस्था से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 3। या फिर हम इस जो किशोरावस्था से संबंधित जो अवस्था होती है कोहलबर्ग के अनुसार वो है नैतिक अवस्था, जिसको मान सकते हैं, या कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज या नैतिक स्तर। ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक अनुबंध, जिसमें 2 अवस्थाएं भी पाई जाती हैं, इसमें 2 चरण होते हैं। मतलब कोलबर्ग ने जो 3 अवस्था बताई थी या 3 चरण बताए थे, हर एक अवस्था में 2 चरण थे। पूर्व नैतिक अवस्था में 2 चरण, नैतिक अवस्था में 2 चरण, और पश्च नैतिक अवस्था में भी 2 चरण। तो यहाँ पे किशोरावस्था आती है नैतिक अवस्था में, और नैतिक अवस्था के अंदर हम चरण की बात करें तो सामाजिक अनुबंध में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षण अधिगम हेतु एडगर डेल के अनुभव संकुल में सबसे निम्नतम अनुभव कौन सा है? नाटकीय अनुभव, मौखिक प्रतीक, चलचित्र और समेकित अनुभव। तो एडगर डेल ने जो अनुभव संकुल दिया था उसमें निम्नतम अनुभव, निम्नतम सबसे निम्न, वो होता है दोस्तों मौखिक प्रतीक, वर्बल सिंबल। ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, मौखिक प्रतीक, या इसको हम संकेत वाला भी कह सकते हैं, लेकिन मौखिक प्रतीक या वर्बल सिंबल। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत किस आयाम के निकटतम संबंधित है? शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक। तो आप सबको पता है कि दोस्तों सिद्धांत का नाम अगर आपको याद है तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं थी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक से संबंधित है जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, स्व पहचान की कमी एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था से जुड़ी हुई है? तो स्व पहचान की कमी मतलब अपने आप में खोया हुआ रहना, कि अपने आप को पहचान नहीं पाना, तो ये होती है दोस्तों पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। ऑप्शन नंबर 4 से बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 4 पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति या स्व पहचान की कमी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन 78, अनुदेशन प्रणाली में शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम एवं अनुदेशन सामग्री संबंधित होते हैं। तो दोस्तों शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम ये सब हैं वो इनपुट से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, अनुदेशन सामग्री ये सब होते हैं इनपुट से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान अधिक संबंधित है सामाजिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, नैतिक विकास से और बौद्धिक विकास से। तो दोस्तों सूचना प्रक्रिया प्रतिमान सबसे ज़्यादा संबंधित है तो बौद्धिक विकास से, बौद्धिक विकास से। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान है वो बौद्धिक विकास से संबंधित होती है। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? बड़े समूह का निर्माण, आमने सामने की अंतःक्रिया, व्यक्तिक जवाबदेही और सकारात्मक अन्य आश्रितता। तो दोस्तों सहकारी अधिगम की विशेषता ये होती है, सहकारी अधिगम में मतलब बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है और हर एक समूह अपने आप में मतलब साथ मिलकर कार्य करता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो यहाँ पे सकारात्मक अन्य आश्रितता का मतलब ये है कि बच्चे आपस में जलते नहीं है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं कि हाँ इसको भी आना चाहिए, ये भी हमारा भाई है, इसको भी आना चाहिए, ये भी सीखिए, इसको भी बताएं। ये सब सकारात्मक अन्य आश्रितता होती है। और लास्ट में एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो व्यक्ति के जवाबदेहीता भी होती है, आमने सामने की अंतःक्रिया भी होती है, बच्चे आपस में मिलकर कार्य करते हैं। ये सब बातें वो सहकारी अधिगम के तत्व होते हैं। लेकिन बड़े समूह का निर्माण किया जाता है, ये सहकारी अधिगम नहीं होता है दोस्तों। सहकारी अधिगम में छोटे छोटे समूह का निर्माण किया जाता है और हर एक समूह को एक समस्या दी जाती है और आपस में मिलते हुए उस समस्या को हल करने की जो प्रवृत्ति होती है वो सहकारी अधिगम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, बड़े समूह का निर्माण नहीं होकर छोटे छोटे समूह का निर्माण होता है सहकारी अधिगम में। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि संरचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? परियोजना विधि, प्रयोग विधि, व्याख्यान विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। तो संरचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है कौन सी विधि? तो दोस्तों आप सबको पता है कि आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि यार
परियोजना विधि, प्रयोग विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड हैं, बच्चों के ऊपर हैं, बाल केंद्रित हैं, लेकिन व्याख्यान विधि है वो इन तीनों में, इन चारों ऑप्शनों में अलग है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, आप इस प्रकार भी ऑप्शन को हटाते हुए आंसर है वो दे सकते हैं। आपका टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ ये सब मैटर नहीं करते हैं। एग्जाम के 2.5 घंटे 3 घंटे आपका दिमाग कैसे काम करता है ये आपके सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के अंदर शामिल होता है। तो आपको दिमाग की लगा के क्वेश्चन सोल्व करने हैं दोस्तों, संरचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। व्याख्यान विधि ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्याख्यान विधि। जबकि परियोजना विधि, योजना विधि, मस्तिष्क उद्वेलन, समस्या समाधान विधि ये सब विधियाँ वो संरचनावाद में सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सांवेगिक बुद्धि से तात्पर्य है अपने संवेगों को प्रबंधित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना, समझना और प्रबंधित करना, अपने स्वयं के संवेगों को पहचानना और समझना। तो दोस्तों सांवेगिक बुद्धि है वो इनमें से सभी, मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी या इनमें से सभी। क्योंकि संवेगिक बुद्धि से हम अपने संवेग को पहचानते हैं, दूसरों के संवेग को भी पहचानते हैं और संवेगों का प्रबंधन भी करते हैं। ये सब बातें वो संवेगात्मक बुद्धि में होती हैं। और सबसे ज़्यादा कार्य वो गोलमैन ने किया था। सबसे पहले बताया किसने था, तो पीटरसेलोव ने बताया था, और सबसे ज़्यादा कार्य वो गोलमैन ने किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संवेगिक बुद्धि वाला आपको पढ़ना है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। जब किसी कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तब वह अधिगमकर्ता द्वारा सीख लिया जाता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों इससे सरल क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, क्योंकि साइकोलॉजी में सबसे पहले आते ही अधिगमी है। तो यहाँ पे संतोषजनक होता है और अधिगमकर्ता द्वारा सीख लिया जाता है, तो ये हो जाएगा थॉर्नडाइक का नियम। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, थॉर्नडाइक का ये नियम है। फिर एक परिभाषा जो इंपॉर्टेंट है, लगभग हर पेपर में आती है, अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है। यह परिभाषा किसने दी है। तो दोस्तों गेट्स व अन्य की ये परिभाषा है, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, अधिगम अनुभवों और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 गेट्स व अन्य की। एक ज़्यादातर गिलफोर्ड वाली भी आती है कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह है गिलफोर्ड की। ये परिभाषा भी बहुत बार एग्जाम में आती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। सामाजिकरण या सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक व्यक्ति को मानवीय व्यक्ति में परिवर्तित किया जाता है। सामाजिक विकास की यह परिभाषा किसने दी है। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे फ्रीमेन होना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन है वो डिलीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन के हिसाब से ये परिभाषा किसी की नहीं दी गई है। लेकिन अगर सही माने तो फ्रीमेन हो सकता है, बाकी 3 तो इससे संबंधित बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना है। शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी है। तो दोस्तों ये परिभाषा आपको रटनी पड़ेगी, यह है गेल की, एनएल गेज। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना है। तो ये परिभाषा एनएल गेज की दी है, ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे, 87वां क्वेश्चन है वो पॉलिटिकल का आ गया है। हमने साइकोलॉजी के क्वेश्चन की बात की थी, तो लगभग पूरे क्वेश्चन है वो मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करें। और आपको पेपर कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें आपको साइकोलॉजी के लगभग 50 से ज़्यादा पेपर हम कर चुके हैं। और आगे आने वाले टाइम में लगभग 50 पेपर और मैं करवा दूंगा, तो लगभग 100 पेपर हो जाएंगे। 3000 क्वेश्चन आपको लास्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। दोस्तों इसमें आपको ये भी नहीं पता रहता कि कौन सा क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक में है, सब टॉपिकों को मिला के है वो पेपर तैयार होता है। तो आपको ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये विशेषता किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है। अलग अलग टॉपिक आप पढ़ोगे और उसके कौन आंसर हैं वो अगर आप तुरंत बाद में करोगे तो आपको याद भी होगा। और आपको ये भी पता रहेगा कि यार मैं बाल्यावस्था पढ़ रहा हूँ तो बाल्यावस्था से संबंधित ही प्रश्न होंगे, तो उसमें तुक्के लगने की संभावना भी ज़्यादा होती है। लेकिन एग्जाम का पेपर होता है वो एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाता है। उसमें क्वेश्चन इजी भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं, तो आप वो ज़्यादा सोल्व करें, चाहे इस चैनल से जुड़ें या किसी अन्य चैनल से। ये कोई मतलब नहीं है कि आप इसी चैनल से पढ़ें, लेकिन अगर किसी दूसरे चैनल पे भी ये काम वो करवाया जा रहा है कि लास्ट एग्जाम में आए हुए पेपर हैं वो दिए जा रहे हैं आपको, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इस चैनल पे आपको एक तो ऑथेंटिक आंसर की से मैं आंसर बता रहा हूँ, मैं मेरा दिमाग काम में लेकिन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एक एक क्वेश्चन है वो आपकी ज़िंदगी है वो बदल सकता है। बहुत से बच्चे हैं वो पॉइंटों में रह जाते हैं। ये काम मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता कि किसी और अपना दोस्त है वो मेरे पे मडे। तो मैं बाकायदा आंसर की देखता हूँ, आंसर की से ही आंसर बताता हूँ, चाहे वो क्वेश्चन मेरे को आए या नहीं आए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आप चैनल को जरूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करें। तो मिलते हैं दोस्तों अलग दूसरे एक वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।